नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीपी एजुकेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा कि आप सबसे कमिटमेंट था, आज एक बार फिर हम आपके बीच मौजूद हैं लेकर के एक ऐसा विषय जिस पर इस समय पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं। और वो विषय है HMPV, यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। एक ऐसा वायरस जो कहीं न कहीं संबंधित है इन्फ्लुएंजा परिवार के ही विषाणुओं से। उसके अलावा आज की स्थिति यह है कि वर्तमान में चीन से एक बार फिर ऐसा ही एक वायरस निकला है जिसको लेकर के दुनिया में घबराहट का माहौल है। चूंकि पड़ोसी हैं हम, यानी कि भारत चीन का पड़ोसी है, ऐसे में भारत और स्वास्थ्य विभाग का चिंतित होना आम लोगों में कोविड-19 के दौर के उस लॉकडाउन को याद करके उनके बदन में सिहरन का होना स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, इंसान अपने आप को प्रकृति के समक्ष लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा है और कई बार अपनी इस कोशिश में हम प्रकृति को चुनौती देने से भी चूकते नहीं हैं। लेकिन प्रकृति कोविड-19 जैसी बहुत ही छोटी, यानी कि एक ऐसी चीज जो हमें खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, यानी वायरस, उसकी मदद से, उसके माध्यम से एक ऐसी महामारी को हमारे और आपके बीच, यानी इंसानों के बीच भेजती है जो एक बड़े स्तर पर लाखों लोगों की जिंदगी को खत्म कर देता है। दोस्तों, कोविड-19 की यादें अभी हमारे जहन में ताजा ही हैं और एक बार फिर दुनिया उसी डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। उसी डर के साए में हम अपनी जिंदगी जीने के लिए विवश हैं, जो कि 3 से 4 साल पहले भी पूरी दुनिया ने महसूस किया था। मनुष्य हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि वह अपने प्रयासों से, विज्ञान की मदद से, तकनीक की मदद से प्रकृति को भी चुनौती दे सके। लेकिन प्रकृति इस तरह की घटनाओं के माध्यम से हमें यह एहसास करा देती है दोस्तों, इंसान चाहे जितना भी विकसित हो जाए फिर भी ये प्रकृति की बराबरी नहीं कर सकता और प्रकृति को चुनौती नहीं दे सकता है। आज हम कृत्रिम वर्षा तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी हुई उन जंगलों की आग को इस वक्त महाशक्तियां मिलकर भी बुझा नहीं पा रही। ये कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक आपदा ही है दोस्तों, जो दर्शाती है कि मानवीय तकनीकों पर प्राकृतिक व्यवस्था कई बार भारी पड़ती है। इसी प्रकृति और इंसानी संघर्ष की एक और, कह सकते हैं कि, कहानी लिखी जानी है और वो कहानी लिखी जानी है दोस्तों HMPV के रूप में। जैसा मैंने आपको बताया, इसका नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये HMPV का पूरा नाम है दोस्तों। HMPV जिसको अगर कहा जाए कि कहां से, किस देश से निकला है, तो दोस्तों ये निकला है आपका एक बार फिर से चाइना से। उसी चाइना से जहां से सार्स CoV-19 का जन्म हुआ था। सार्स परिवार का ही सदस्य है कोविड-19 का वायरस, जो कि श्वसन संबंधी संक्रमण से जुड़ा हुआ है और इसे हम लोग सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसे कहा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसी परिवार का सदस्य था दोस्तों कोविड, और उसी से मिलते जुलते लक्षणों वाला एक नया वायरस हमारे आपके बीच है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। दोस्तों, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है वो RNA आधारित एक विषाणु है, यानी कि अगर हम इसके परिवार की बात करें तो ये एक रेट्रो वायरस है। और दोस्तों, रेट्रो वायरस उन्हें कहा जाता है जिनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है आपका RNA, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं। ये इसी परिवार का सदस्य है। दूसरी चीज, इस तरह के वायरस जिसमें आनुवंशिक पदार्थ दोस्तों RNA होता है, जैसा कि हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वायरस जो होते हैं वो जिंदा और मरे हुए के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। कई बार अगर उन्हें क्रिस्टलाइज करके बोतलों में भर दिया जाए तो उन्हें उसी प्रकार मृत अवस्था में हम लाखों सालों तक रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी जीवित जीव या किसी भी लिविंग सेल के संपर्क में आता है
तो तुरंत ही सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैज्ञानिक पहले ही ये चेतावनी जारी कर चुके हैं कि अगर अकेले तिब्बत की बात की जाए दोस्तों, तो तिब्बत में जो ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स में भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलने की घटना हो रही है। और इन ग्लेशियर्स में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 70 से भी ज्यादा प्रकार के ऐसे वायरस मौजूद हो सकते हैं जिनसे हमें किस प्रकार की बीमारी हो सकती है या हमारे पास क्या उसका समाधान हो सकता है, इसे लेकर कोई जानकारी हमारे आपके बीच उपलब्ध नहीं है। ऐसे वायरस को दोस्तों हम लोग जैसा नाम देते हैं, इन्हीं विषाणुओं को नाम दिया जाता है ज़ॉम्बी वायरस का। और दोस्तों आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वायरस जो हैं, विषाणु जिन्हें हम कहते हैं या विषाणु जिन्हें कहा जाता है, इनका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, ये नाम जो है हम लोग वायरस का पूरा नाम लिखते हैं। और अभी तक दुनिया जिन विषाणुओं से सबसे ज्यादा परेशान रही है, जिन विषाणुओं का सामना हम कर रहे हैं, उनमें HIV वायरस भी है, उनमें अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, उनमें कोविड-19 का भी वायरस शामिल है। और अब उसी श्रृंखला में एक नया नाम जुड़ चुका है HMPV का। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि HMPV वायरस की अगर बात की जाए तो ये एक्चुअल में RSV से संबंधित है, यानी इसे हम लोग RSV से संबंधित कहते हैं। RSV का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। ये इसी RSV से संबंधित विषाणु है जिसे हम लोग HMPV के रूप में आज देख रहे हैं, जो संभवतः एक बार फिर से मानव के समक्ष, इंसानों के समक्ष चुनौती बनकर खड़ा है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इसी HMPV की संरचना, इसके लक्षण, इससे संबंधित इतिहास, संभावित बचाव और क्या क्या हमारे पास संसाधन उपलब्ध है जिसके जरिए एक बार फिर से हम कोविड-19 के उसी दौर को दोहराने से रोक सकते हैं। इसके सारे संबंधित जानकारियों पर हम आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ आज की वीडियो में। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि वर्ष 2001 की मैं बात करूंगा सबसे पहले। वर्ष 2001 यानी 2001 में पहली बार अगर बात की जाए तो नीदरलैंड में इस वायरस को देखा गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह वायरस बहुत नया हो, वर्ष 1950 के दशक से इंसान इस वायरस से परिचित रहा है, लेकिन इसको देखने में हम सफल हुए पहली बार 2001 में नीदरलैंड में, यानी आज से करीब करीब 23 साल पहले या 24 साल पहले हम लोगों ने इस वायरस को पहली बार देखा था। एक और चीज दोस्तों, लक्षणों की भी बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके सामने देखें, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि चीन में इस वायरस से पहली बार जो है सामने आया ये वायरस, यानी इसका जो पहला मामला नजर आया वो चाइना में नजर आया, और ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के नाम से जो है जाना जाता है, जिसे हम HMPV कहते हैं। 23 साल पहले नीदरलैंड में इस वायरस को पहचाना गया, यानी अगर इसको आइडेंटिफाई करने की बात पूछा जाएगा तो 23 वर्ष पहले यानी वर्ष 2001 में हम लोगों ने इसे पहचाना, और वो भी नीदरलैंड में। नीदरलैंड दोस्तों ये वही देश है जिसे हम लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते थे, और अमूमन यहीं से आए थे डच, यानी डच वो है जो कि पुर्तगालियों के ठीक बाद भारत आए थे। उसी डच को हम लोग हॉलैंड या नीदरलैंड के रूप में जानते हैं। तो यहां पर 23 साल पहले इस वायरस की सबसे पहले पहचान हुई, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि यह भी हमला करता है अमूमन इंसानों के उसी इम्यून सिस्टम पर, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली पर। खासकर उन लोगों को ये सबसे पहले अपना निशाना बनाता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, और इसमें सबसे ऊपर हम नाम ले सकते हैं बच्चों और बुजुर्गों का। दोस्तों 65 ईयर्स की बात करेंगे, 65 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनमें भी, और जो बच्चे हैं यानी जो चिल्ड्रंस हैं उनमें भी इसका संक्रमण होने का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा होता है।
और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कि वो उन लोगों को अपना निशाना पहले बनाता है जो कि वीक इम्यूनिटी का शिकार हैं, यानी जिनका प्रतिरक्षा तंत्र काफी कमजोर है। बच्चों, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों और बुजुर्गों में ये अपना प्रभाव सबसे पहले दिखाता है। दूसरी बात दोस्तों कि ये अगर पूछा जाए कि हमें प्रभावित करता है, तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया, आरएसवी यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस श्रेणी में आता है ये। और ये वायरस जो है हमारे श्वसन मार्ग के ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों में संक्रमण करता है, यानी कि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को ही अपना निशाना बनाता है। ऐसे में दोस्तों अगर लक्षणों की बात की जाए तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या लक्षण जो है वो हमें इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस बीमारी में हमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उनमें सामान्य तौर पर सर्दी जुकाम और फ्लू, जिसे हम बुखार भी कहते हैं, ये इसका सबसे कॉमन लक्षण है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमूमन भारत में ये कई सालों से मौजूद है और हर साल सर्दियों में, यानी जब सर्दियां शुरू होती हैं, तो ये वायरस अगर जांच किया जाए तो बहुतायत लोगों में, मैक्सिमम लोगों में हम इस वायरस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस सामान्य सर्दी, खांसी और फ्लू इसके सबसे प्रारंभिक लक्षण है। सर्दी खांसी के साथ साथ बहती या भरी हुई नाक, बुखार, गले में खराश और घरघराहट तथा सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पहली चीज सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई, ये इसके सबसे सामान्य लक्षण हैं जो कि एचएमपीवी वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। हालांकि स्थिति अगर गंभीर होती है दोस्तों तो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया की तथा अस्थमा की संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और निमोनिया, ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो कि इसकी गंभीर स्थिति के कारण पैदा हो सकती हैं। विशेषकर अगर देखा जाए तो ये तीनों स्थिति 65 साल से अधिक उम्र के बच्चों में, मतलब 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में ये अधिक दिखाई देती है। जबकि इसमें निमोनिया वाला जो लक्षण है, विशेषकर अगर ये लक्षण पूछा गया तो ये शिशुओं में हमें विशेष तौर पर देखने को मिलता है। हालांकि इसके बचाव की भी अगर यहां बात की जाए तो बचाव के लिए बहुत छोटे और सामान्य उपायों का हमें इस्तेमाल करना है, हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जिसमें गंदे हाथों से चेहरे को छूने से बचना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना, यानी कि एक बार फिर से मास्क अप, ये जो नारा है, शायद ये नारा जो कि एक वक्त कोविड-19 के दौर में इसे ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर सिलेक्ट किया था उस दौर में दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर मास्क की वापसी हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ मास्क की वापसी से, यानी मास्क के प्रयोग से अगर हम इस गंभीर बीमारी की गंभीरता को, इसकी सीवियरनेस को कम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है, ये बेहतर बचाव का उपाय हो सकता है। हालांकि बीमार होने पर घर पर ही रहने की बात की जा रही, यानी आइसोलेशन भी इसके बचाव के प्रमुख उपायों में से एक है। और दूसरी बात कि बार बार इस्तेमाल में आई गई चीजों को सैनिटाइज करना भी आपकी बचाव का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, सैनिटाइज करना भी बचाव का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरी बात, आपके सामने इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अगर इसमें बात करें H1N1 इस विषाणु की, जो कि ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा है और अमूमन इसे हम लोग बर्ड फ्लू की या फ्लू की श्रेणी में रखते हैं, तो इसका जो वेटेज आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा है दोस्तों, सबसे बड़ा वेटेज जो है वो इसी का है। जबकि दूसरी ओर अगर बात की जाए एचएमपीवी की, तो एचएमपीवी का जो आंकड़ा है वो आपका देख रहे होंगे कि सभी वायरस फैमिली में जो हमें संक्रमित कर सकते हैं, इसमें एचएमपीवी का परसेंटेज केवल 10 है। दूसरा आरएसवी परिवार का ही सदस्य है, तो आरएसवी परिवार के वायरसों की अगर बात करें वेटेज की तो वो 18% है, और इन्फ्लुएंजा बी की बात करें तो ये 13% है। लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा जो वायरस नजर आ रहा है इसमें
जिसका भार सबसे ज्यादा है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, वो है आपका H1N1। ठीक है, H3N2 और अन्य की बात भी कर सकते हैं यहां पर, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ज्यादा ध्यान देना है HMPV पर, जो कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के तौर पर जाना जाता है। दूसरी बात, लक्षण आपको हमने बता ही दिए हैं दोस्तों। लक्षणों की बात होगी तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं लक्षण जो है इसके, सर्दी, खांसी और गले में संक्रमण यानी थ्रोट इंफेक्शन की बात कर सकते हैं। ये एक HMPV है वो आरएनए वायरस है और इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। ज्यादा असर होने पर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा, जैसा मैंने बताया कि ये स्थिति बच्चों में ही ज्यादा दिखी जाएगी और बुजुर्गों में ज्यादा देखी जाएगी, लेकिन फिर भी बुजुर्गों की तुलना में छोटे बच्चों पर, नवजात शिशुओं पर इसका कहीं ज्यादा असर होने की जो है संभावना या आशंका वैज्ञानिक जताते रहे हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं, यानी कि लेस देन 2 इयर्स के बच्चों के संक्रमण की संभावना सबसे अधिक है। यानी सबसे ज्यादा जो संक्रमण का खतरा है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को है, यानी जो बच्चे शैशवावस्था में हैं, जो अमूमन नवजात शिशु हैं, उनको ही इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा है। दोस्तों, फैलने की बात अगर करते हैं तो खांसने छींकने से, जिसमें आप नाम सुनते होंगे ड्रॉपलेट्स का, यानी खांसते और छींकते समय जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो बूंदें निकलती हैं दोस्तों, ये उसके संक्रमण का सबसे प्रभावी माध्यम है। यानी कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर खांसते और छींकते हैं जिसमें आप अगर संक्रमित हैं तो इसके प्रसार की संभावना काफी ज्यादा होगी, यानी बहुत तेजी के साथ ये अपना प्रसार कर सकता है। प्लस दूसरी बात, संक्रमित चीजों को छूने से, अब अगर कोई व्यक्ति खांसते और छींकते समय अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है और उस व्यक्ति के साथ आप शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उससे गले मिलते हैं, तो इन परिस्थितियों में भी इस बीमारी का प्रसार हो सकता है। प्लस संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में ही लक्षण दिखने लगते हैं। यानी अगर बात की जाए दोस्तों सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, यानी कि सिर्फ 3 to 5 डेज में ही इसके लक्षण हम देख सकते हैं। यहां ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझना कि कोविड-19 में भी करीब करीब ऐसे ही लक्षण थे, यानी जिसका प्रभाव हम तुरंत नहीं देखते थे, वो काफी समय लेता था, और जब वो समय ले रहा था उस दौरान वो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को न केवल कमजोर कर रहा होता है बल्कि अपनी तादाद को भी बढ़ाता है। एक बात और यहां जान लेना जरूरी है कि जो वायरस होते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वायरस को या वायरस जनित किसी भी बीमारी को हम दवा से ठीक नहीं कर पाते। कारण ये कि वायरस के पास अपना खुद का दिमाग होता है, और जब भी कभी उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दवा या किसी खास कंपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान वो दवा के कंपोजिशन की पहचान करता है, उसके रासायनिक संरचना की पहचान करता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को पहचानता है, और उस दौरान वो अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में दवा के हिसाब से परिवर्तन कर लेता है, जिसकी वजह से उस पर अब इन्हीं दवाइयों का असर नहीं होता है। ये चीज आने वाले भविष्य के लिए एक नए तरह की महामारी की ओर संकेत कर रही है, जिसको लेकर वैज्ञानिक पहले ही हमें अवेयर कर रहे हैं, और उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये नाम दिया जा रहा है। ये आने वाले भविष्य में एक नई प्रकार की महामारी का रूप ले सकता है, जिसमें हम अगर एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन एंटीबायोटिक दवाओं का हमारे शरीर पर असर होना बंद हो जाएगा, और ऐसे में सामान्य फ्लू जैसी समस्याएं भी एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं होंगी। तो दोस्तों, स्वघोषित स्वयंभू डॉक्टर बनने से बचें। अगर आप किसी भी प्रकार के वायरल या फ्लू से इंफेक्टेड होते हैं तो बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के स्वयं से दवा लेकर ना खाएं। हालांकि यह कहना जरूरी हो जाता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरर्स कंट्रीज में से एक है, और अगर हम सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण करते हैं तो ऐसे में हम उसको खाते भी सबसे ज्यादा हैं। और आप देखते होंगे कि सामान्य छात्र भी अगर उस सर्दी जुकाम से पीड़ित होता है तो मेडिकल स्टोर्स पर जाकर के वो सीधे तौर पर उससे दवा की मांग करता है कि हमें ये समस्या है, और वो डॉक्टर या ये कहिए कि वो जो केमिस्ट होता है वो जो दवा देता है वो निश्चित तौर पर एंटीबायोटिक से जुड़ी होती है, और ये हमारे शरीर में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ही बढ़ावा देता है। दूसरी बात दोस्तों, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि HMPV वायरस का जो इतिहास है वो 50 साल से भी ज्यादा पुराना है,
यानी 1950 के दशक में ही हम लोगों ने 50-60 के दशक में ही इसे पहली बार इसके बारे में हम लोगों ने जाना। लेकिन वर्ष 2003 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और कनाडा, ये वो कंट्रीज हैं दोस्तों, ये हो। और ऐसे में आपको ये पता है कि अगर पहली बार, यानी पिछली जब स्थिति कोविड 19 की आई थी, अगर चाइना ने सही समय पर एडवाइजरी जारी की होती दुनिया भर में, अगर इस चीज को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम उस समय मौजूद होते, तो शायद कोविड 19 की वजह से मरने वाले लाखों लोगों की जिंदगियां बच सकती थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि नीदरलैंड में 2001 में हमने एचआईवी को देखा, जबकि 2023 में ही नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा और यूएसए में इसके केसेस देखे जा चुके थे, और चाइना में ये केसेस 2024 में आए हैं। और इसका जो इतिहास है दोस्तों, वो 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। और भारतीय विशेषज्ञों की अगर बात करें तो भारत में, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये काफी समय से मौजूद है, और हर बार सर्दियों के मौसम में ये प्रभावी हो जाता है, और इसका प्रभाव हम आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में इस तरह के फ्लू के रूप में देखते हैं। देखिए दोस्तों,
कफिंग एंड स्नीजिंग, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान दें छींकने और खांसने से भी ये बीमारी फैलती है। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप अगर देखें तो एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क की वजह से भी बीमारी फैलती है। शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से भी या गले मिलने से। टचिंग कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने या उन्हें छूने से। सरफेस यानी किसी संक्रमित सतह से। और फोन, दरवाजों का हैंडल, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं जिनके माध्यम से ये बीमारी प्रसारित हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग इसके प्रसार के वो सारे तरीके हैं जो कोविड-19 के प्रसार के तरीकों के तौर पर आइडेंटिफाई किए गए थे। दोस्तों, अब जबकि ह्यूमन मेटानोमोवायरस भारत में पहुंच ही चुका है और इससे संक्रमित लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, फिर भी डीपी एजुकेयर के इस मंच से मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप रक्षात्मक उपाय अपना रहे हैं तो। सबसे बड़ी चीज, न केवल हमें इस बीमारी के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है, बल्कि इस जागरूकता के प्रसार की भी जरूरत है। किसी भी तरह का पैनिक जो है वो मत होने दें, खुद भी पैनिक ना हो और ना ही लोगों में इस तरह की आपाधापी या इस तरह की जो अव्यवस्था है जो इस बीमारी के फैलने की आशंका की वजह से जन्म ले सकती है, इस तरह की आशंकाओं को भी कम करने में आप महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एचएमपीवी को रोकने के लिए हालांकि अभी कोई विशेष वैक्सीन हमारे पास नहीं है। ऐसे में सिर्फ संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए रक्षात्मक उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हाथों को साबुन और पानी से लगातार धोते रहिए, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करिए। श्वसन संबंधी बीमारी के अगर लक्षण हैं किसी में तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। बार बार छुई जाने वाली सतहों को सैनिटाइजर की मदद से साफ करते रहें और संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क का इस्तेमाल भी करना होगा। यानी इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से संबंधित खतरों से बच सकते हैं। ठीक है। हालांकि चाइना इज सीइंग एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि चीन में फिलहाल इन मामलों में कोई देखा जाए तो नियंत्रण वाली स्थिति नहीं नजर आ रही है। यानी चाइना में अभी भी मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। ऐसे में अगर लोगों का आवाजाही देखा जाए तो वो आवाजाही ही वो तरीका है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे देश के बीच लोगों के आने जाने से ही कोविड-19 का फैलाव हुआ था। और इस बीमारी के भी फैलने के लिए ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग, यानी कि सही समय पर इस बीमारी से जुड़ी लोगों की पहचान करना और टेस्टिंग की बात, जैसा मैंने आपको बताया, इन दोनों तरीकों से ही हम इस बीमारी के फैलाव को कंट्रोल कर सकते हैं। It's a respiratory virus which commonly cause mild to moderate flu-like symptoms. Hospitals are overwhelmed with fears of a healthcare crisis. निश्चित तौर पर लोगों में और अस्पतालों में डर का माहौल है कि कहीं एक बार फिर अस्पतालों के बेड न कम पड़ जाएं, कहीं एक बार फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी न पड़ जाए और कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन की वजह से हम पूरी दुनिया से कट न जाएं, अलग न हो जाएं। और सबसे बड़ी जो चिंता है कि कहीं इस बीमारी के द्वारा भी उसी तरह से शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में जगह कम न हो जाए। ये सारे डर हैं जो हम इंसानों में इस वक्त लगातार मौजूद हैं और इन सब के बीच में सिर्फ रक्षा और बचाव ही इससे बचने का और इन कैजुअलिटीज को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है। तो दोस्तों, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, इन चारों राज्यों में फिलहाल इस समय कहीं न कहीं एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। अस्पतालों में लगातार टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। यानी भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी भी प्रकार की कोताही के जो है देखा जाए तो उसकी संभावना से वो इनकार कर रहे हैं और ये हमें बेहतर स्थिति में बनाए रख सकता है। एट लास्ट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी तरह का पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, कोई डर नहीं आप में होना चाहिए। और अगर आप इन सारे सुरक्षात्मक उपायों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और एक बार फिर हम इंसान ये साबित कर सकते हैं कि अगर इंसान सावधानी बरतता है, इंसान दी गई व्यवस्था और गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो हम जैसे कोविड-19 को मात दे चुके हैं, उसी तरह से एक बार फिर हम इंसान मिलकर एचएमपीवी को भी मात देने में कामयाब होंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी आज की क्लास को खत्म करता हूं।
जल्द ही दोस्तों फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे पर, ऐसे ही किसी विषय पर, एक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मैं अभिनव श्रीवास्तव मिलता रहूंगा आपसे डीबी एजुकेयर के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद दोस्तों।